दो टूक सीधी बात। शोलों पे चलने का हुनर जो कलाकार 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 जानते हैं वही कला जगत में अपना नाम और पहचान बनाते हैं। एन इंटरेक्शन विद प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी। सीनियर स्कल्पटर मिस्टर उमेश दत्त शर्मा, क्रिएटिव विजन प्रेजेंस, ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर, गढ़ी, न्यू दिल्ली। दिल्ली को भारतीय महाकाव्य महाभारत में प्राचीन इंद्रप्रस्थ की राजधानी के रूप में जाना जाता है। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक दिल्ली में इंद्रप्रस्थ नाम का नगर हुआ करता था और महाभारत के समय काल में इंद्रप्रस्थ महाभारत की राजधानी था। दिल्ली का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उदयपुर में प्राप्त शिलालेखों पर पाया गया, जिसका समय 1170 ईस्वी निर्धारित किया गया। शायद 1316 ईस्वी तक ये हरियाणा की राजधानी बन चुकी थी। 1206 ईस्वी के बाद दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी, जिसमें मुगल वंशों का राज्य रहा। अब दिल्ली एक महानगर और भारत की राजधानी और राजनेताओं का केंद्र बनी हुई है। जनाब उमेश दत्त शर्मा की पैदाइश भी इसी दिल्ली में 17 जुलाई 1973 राजधानी दिल्ली में हुई। आप एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। आप जी के वालिद साहब श्री बाबूराम शर्मा जी हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में सरकारी पद पर नियुक्त थे और माता श्रीमती हरप्यारी देवी एक कुशल गृहिणी हैं। आप जी की पढ़ाई लिखवाई भी दिल्ली राजधानी में हुई और उसके बाद आप जी ने फाइन आर्ट की डिग्री जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से की। बाद में आपने मास्टर डिग्री भी वहीं से की। उमेश दत्त शर्मा जी 4 भाई और 2 बहनें हैं। बड़े भाई महेश दत्त शर्मा, गणेश दत्त शर्मा, नरेश दत्त शर्मा और उमेश दत्त शर्मा। बहनें उषा और आशा। और परिवार में दूसरे व्यक्ति थे वे जिन्होंने अपना रुख कला की ओर किया। जनाब उमेश दत्त शर्मा जी आज ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में ही अपना शेयर स्टूडियो में कार्य कर रहे हैं और वे लगातार अपनी जर्नी को अपने अंजाम तक, अपनी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वह लगातार दिन दुगनी और रात चुगनी करके अपना कार्य कर रहे हैं। उमेश दत्त शर्मा जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दो टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के माध्यम हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी सूबे में अपना एक ख़ास मुकाम हासिल किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज जिस शख्सियत को हमने इस प्रोग्राम में जहनत दी है, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। कला की दुनिया में इनके नाम को सभी जानते हैं। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान, जाने माने मूर्तिकार उमेश दत्त शर्मा जी हमारे स्टूडियो में विराजमान हैं। उमेश दत्त शर्मा जी, दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार। उमेश दत्त शर्मा जी, सबसे पहले आप बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और उस वक्त आपका कला के प्रति पारिवारिक माहौल कैसा था? मेरा जन्म दिल्ली का ही है और जहाँ मेरा जन्म हुआ तो मेरी एक खुशकिस्मती ये है कि मेरा बहुत हरा भरा क्षेत्र था और जहाँ राष्ट्रपति भवन सामने हुआ करता था और तालकोटा गार्डन पूरा सराउंडिंग मेरी ऐसी थी, बहुत ग्रीन थी। तो हम एक सरकारी कॉलोनी में रहते थे और तालकोटा के पास हमारी सरकारी कॉलोनी होती थी। तो मेरे फादर एक सरकारी कर्मचारी रहे
और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में थे, बागवानी के। वो हमारा मतलब मुझे बचपन से ही इसलिए नेचर में रुचि हो गई कि सराउंडिंग मेरी ऐसी थी, और जिससे मुझे हमेशा मतलब बड़ा अच्छा मौका मिलता था हमें, मतलब पार्क में चले जाते थे या खेलते कूदते थे, तो बड़ा खुला माहौल था। और परिवार में आर्ट में वैसे तो कोई बैकग्राउंड मेरा ऐसा नहीं था, बट मेरी जो सिस्टर है, मेरे से बड़ी सिस्टर है, वो फाइन आर्ट्स में थी। वो जामिया से उन्होंने पेंटिंग में BFA किया, और उससे थोड़ा सा वो तो रुझान तो था ही, लेकिन मेरा रुझान बचपन से ही था। मैं छोटी छोटी चीज़ें घर में बनाता था, लकड़ी में शेविंग ब्लेड से बनाता था, और ड्राइंग तो नहीं करता था, तब मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन मैं लकड़ी में ही काम करता था। छोटी छोटी चीज़ें बना दी सब मैंने। कभी क्रिकेट का शेविंग ब्लेड से बैट बनाया एक बार, तो उसमें मैंने फाउंटेन पेन की ट्यूब आती थी हमारे टाइम में, तो मैंने उसके बैट के हत्थे में वो चढ़ा दी। सेलो टेप लगा दी शाइनिंग लाने के लिए। बॉल पेन से कुछ मैंने उसमें वो पावर का बैट आते थे वो बना दिया। तो बचपन से मैं वो जरूर बनाता था। तो उस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैं बनाता रहता था, और घर में सोफ़ा बना दिया, और मैंने कारपेंटर को काम करते हुए देखा तो वो बना दिया। तो स्कल्पचरल का एक ऐसा कुछ अंश मेरे अंदर शायद बचपन से ही आ गया था, या गॉड गिफ्टेड कह लीजिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन मुझे कोई बोलता कोई नहीं था कि तुम ये क्यों बना रहे हो या नहीं बनाना तुम्हें, तो मैं बना रही हूँ। परिवार में मतलब आपकी सपोर्ट करते थे इसमें, और आपके घर से ही माहौल था कला का, आप सिस्टर से देख के या उनसे प्रेरणा लेके? जब वो पेंटिंग करती थी, ये तो पता था कि ये फाइन आर्ट कोई सब्जेक्ट है। वो मुझे जब पता लगी गया, वो आपको कब लगा कि मुझे फाइन आर्ट में ही जाना है, जहाँ मुझे कलाकार ही बनना है? हाँ, नहीं, मेरा ऐसा मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मुझे ये था कि, क्योंकि मैं जब 11th में आया तो मेरे हमारे सर थे SC आहूजा सर, वो स्कल्प्टर हैं, मूर्तिकार हैं। तो जब उन्होंने हमारी 11th में क्लास लेनी शुरू की, तो उनसे पता लगना शुरू हुआ कि वो मूर्ति कला का कुछ कैसे होता है। तो वो थोड़ा सा मुझे कलर्स के बारे में, पहले गुरु रहे वो, और प्रेरणादायी भी रहे। हाँ, वो रहे, बिल्कुल रहे, मार्गदर्शन उन्हीं का ही वजह से फिर मैंने 12th के बाद 1 साल नॉर्मल BA में एडमिशन ले लिया। तो मुझे था कि शायद नहीं जाना इसमें, बट उन्होंने फिर मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया, काफ़ी उन्होंने बताया कि ये इस तरह से करो। क्योंकि मैं कह रहा, मैं बचपन से जब काफ़ी चीज़ छोटी मोटी बनाता था, जैसे आज मैं एक लेके आया हूँ, तो एक छोटे से लकड़ी में मैंने एक लेडी फिगर बनाई थी। मैं जब जामिया में मैंने एंटर किया था, फर्स्ट ईयर में था, तो ये वुड में बढ़िया स्कल्पचर है उस टाइम का। ये वुड में किया था मैंने, और ये कूड़े में एक लकड़ी जा रही थी स्वीपर, तो मैंने उससे मांग ली लेके। तो मैंने फर्स्ट ईयर में शेविंग ब्लेड से किया था ये, क्योंकि मैं बचपन में करता था। फिर मेरे सर ने फिर मुझे मोटिवेट किया, तो मैं जामिया में मैंने फिर एडमिशन लिया। हाँ, आपने कब BFA और MFA किया, और उस समय कौन कौन आपके गुरु थे जिनसे आपको प्रेरणा मिली, जिन्होंने आपका कला के प्रति मार्गदर्शन किया? मैंने 92 में जामिया मिलिया इस्लामिया में आया, और वहाँ मैंने एडमिशन लिया। तो फिर जब मैंने एडमिशन लिया, तो नॉर्मली जब मुझे वहाँ जाके पता लगा कि यहाँ बच्चे ज़्यादा स्कल्पचर में आते नहीं हैं, बट इत्तेफाक से हम 4 लोग स्कल्पचर में आए थे। तो हमें उस समय भी मेरे को स्कल्पचर का इतना वो नहीं था कि हाँ मैंने एडमिशन ले लिया है और मैं इसमें काम करूँगा, बट एक शौक था कि 3D में कुछ बनाना है और कुछ चीज़ें, मतलब अच्छा लगता था। फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। वहाँ हमारे कॉलेज में जावेद सर थे, लतीफ़ा मैम थी, किदवई सर थे, इम्तियाज़ सर बाद में 95 में उन्होंने ज्वाइन किया, वो आ गए। तो इन टीचर से इन लोगों ने बड़ा हमें सिखाया, और पोर्ट्रेट है, कॉम्पोजिशन है, कला की जितनी बारीकियां थी आपने फाउंडेशन में सीखी हो। हाँ, सब इन्होंने हमें सिखाया। तो हम लकी रहे कि अच्छे टीचर्स थे, अच्छा स्टाफ था, फैकल्टी अच्छी थी, तो हमें काफ़ी सीखने को मिला इन सब टीचर्स से। तो मास्टर डिग्री आपने कहाँ से की? मास्टर डिग्री मैंने जामिया से की, और मेरी एक ही कंटिन्यूएशन में मुझे मतलब एडमिशन मिल गया। तो 98 में मेरा मास्टर डिग्री हुई, और 96 में मेरा BFA हुआ। उमेश दत्त शर्मा जी, आप किस विषय को लेकर अपना कार्य करते हैं, और कौन कौन सी टेक्निक व माध्यम का उसमें इस्तेमाल करते हैं, जरा संक्षेप में बताइए। मेरा सब्जेक्ट तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि मेरी जो बचपन से सराउंडिंग जो मैं देखता रहा, तो काफ़ी हरा भरा क्षेत्र रहा है। तो हो सकता है वही चीज़ मेरे काम में। कुदरत की गोद में बैठ के आप अपना कार्य करते रहे, नीले आसमान के नीचे।
हाँ, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं, क्योंकि ये अरावली बेल्ट हमारे घर के सामने से क्रॉस करती थी। कीकर के जंगल और बिरला मंदिर और हिंदू महासभा, सारा ये स्कूलिंग मेरी वहीं पास ही, तो सराउंडिंग बहुत अच्छी थी। तो उसी में मेरा कि कोई ना कोई चीज़ उस तक वो रिफ्लेक्ट मेरे काम में करने लगी, क्योंकि मुझे वो सब पसंद था। और नेचर को प्रोटेक्ट कैसे करना है, नेचर के बारे में मतलब लोगों में अवेयरनेस कैसे लानी है, या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है मेरी लाइफ में, ये सब मेरे सब्जेक्ट का ही मतलब हिस्सा है। उसी ये सब मेरे काम के और कौन कौन सा मीडियम और टेक्निक उसमें यूज करते हो आप? वुड में भी काम करते हैं आप, और किन किन मीडियम में काम किया आपने? मीडियम तो मैंने लगभग सारे मीडियम में काम किया हुआ है। वुड, मेटल, फाइबर, मिक्स मीडिया और फाइबर ग्लास, स्टोन कार्विंग भी की है काफ़ी। तो सारी चीज़ों में मतलब बड़े इंटरेस्ट के साथ पूरे इससे काम किया है। और उसमें उसी हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से मीडियम चूज़ करना, ये सब माइंड में रहता है कि इसकी में कौन सा मीडियम ज़्यादा बेटर है, तो वो सब मेरे काम में रहता है ये सब। वुड के बहुत सारे काम हैं, आपने बड़े बड़े काम भी किए और उसमें असेंबल भी किया आपने, मेटल के भी आपने काम किए। और अभी क्या लगता है आपको, और कौन सा मीडियम ऐसा है जो छूट गया तुझे, आपको लगता है कि मुझे ये भी करना चाहिए, जहाँ इसमें भी खेलना चाहिए? हाँ, मैंने वुड में काम किया काफ़ी, क्योंकि वुड का एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि आसानी से मिल जाती है। उसके लिए हमें किसी क्वेरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टोन में थोड़ी अलग लिमिटेशंस हैं, हमके लिए मैन पावर है, लाने का है। तो वुड की जो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी है, और आप दिल्ली जैसे शहर में आपको आराम से मिल जाती है। तो एक कारण शायद ये भी रहा, और दूसरा नेचर की सराउंडिंग रही मेरी, तो मुझे लगता है वुड से ज़्यादा टच मेरा इसलिए रहा। बट मेरे को और भी मीडियम है जो मुझे अभी लगता है कि उनमें मुझे अब करना चाहिए, जैसे मेटल है और कुछ फाइबर है, इसमें मैं पिगमेंट को लेकर काम करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। दोस्तों आइए एक नज़र डालते हैं उमेश दत्त शर्मा जी के द्वारा बनाए कुछ मूर्ति शिल्पों के। इस तरह संतराश उमेश दत्त शर्मा जी आज कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट का चमकता हुआ सितारा हैं। संतराश उमेश दत्त शर्मा जी मूर्ति लकड़ी की हो, यानी काठ की हो, धातु की, और या फिर पत्थर या टेराकोटा सेरामिक मिट्टी की हो, जनाब उमेश दत्त संतराश जी ने इन सब में महारत हासिल कर रखी है। जनाब उमेश दत्त शर्मा जी ने बेसिक प्रतीकों और स्मृतियों के सहारे कामयाबी की ओर नई दास्तान लिखने का कार्य कर रहे हैं। बेहद ही आसपास दिखने वाली प्रकृति की चीज़ों को अपनी अभिव्यक्ति का जरिया बनाकर उमेश दत्त शर्मा ने अभूतपूर्व जरिया बनाया है। आज दुनिया भर में उनके द्वारा बनाए गए मूर्ति शिल्पों की प्रदर्शनियां लग रही हैं। संतराश उमेश दत्त शर्मा जी ने अब तक कई मूर्ति शिल्पों की प्रदर्शनियां विभिन्न विभिन्न देशों में कर रखी हैं, और कई ललित कलाओं के कैंप व सिम्पोजियम हो या फिर अन्य डेमोन्स्ट्रेशन वह लगातार अपनी कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में वह लगातार अपने मूर्ति शिल्पों को आकार दे रहे हैं। उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, वह सिर्फ अपने कार्य की ओर ही ध्यान देते हैं, और ज़्यादातर वह समय मूर्ति शिल्पों को तराशने का काम करते हैं। वुड कार्विंग ऐसी करते हैं कि मानो कि उनके हाथों की उंगलियां जैसे किसी तानपुरे पे संगीतकार की उंगलियां अपने आप चलती हैं। संतराश उमेश दत्त शर्मा जी विभिन्न विभिन्न टूलों का इस्तेमाल करके, और वे ज़्यादातर मैनुअल कार्य ही करते हैं। आधुनिक टूलों का उपयोग ना करते हुए इनकी कोशिश रहती है कि ज़्यादातर मूर्ति शिल्प अपने मैनुअल हाथों से ही किया जाए। जैसे तरखान
आरी से लकड़ी काटता है, उसी प्रकार संतराश उमेश दत्त शर्मा जी अपना कार्य करते हैं। विभिन्न भिन्न टेक्निक और माध्यमों से वे अपने कार्य को भली भांति आकार, रूप व स्वरूप देते हैं। उनके द्वारा बनाए गए काठ के स्कल्पचर कुछ इस तरह एक्सपेरिमेंटल होते हैं जो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। उनके मूर्ति शिल्प ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल वर्क होते हैं। वे कंटेम्प्रेरी आर्ट को अपने नए आकार में डालने का प्रयत्न करते हैं और अपनी तरह से वे उसमें हैंडलिंग करते हैं। टेक्सचर ऐसा कि मानो कि कुदरत द्वारा मूर्ति शिल्प तराशा गया हो। वे अपनी मूर्ति शिल्पों में रंगों का भी प्रयोग करते हैं जो इन मूर्ति शिल्पों में दिखाई दे रहा है। लगातार कार्य करने में जब तक उनको मन की संतुष्टि नहीं मिलती तब तक वह अपनी मूर्ति शिल्पों को आकार व प्रदान करते रहते हैं और उसको उसकी मूवमेंट, लचकीलापन या फिर उसकी खुरदरी सतह को अपने माध्यमों से डालने का प्रयत्न करते हैं। घिसाई हो या फिर मिठाई हो या सिलाई हो या फिर उकेरने का काम हो, वे भली भांति मूर्ति शिल्पों को देने का प्रयत्न करते रहते हैं और इन शिल्पों में उन्होंने कई तरह की टूल व माध्यमों से उसको तराशने का कार्य किया है। मूर्ति शिल्प ज़्यादातर उनके छोटे व बड़े दोनों प्रकार के होते हैं और उनका प्रयास रहता है कि वो मूर्ति शिल्पों को उनके हिसाब से ही कार्य करें। नेचर से प्रभावित होकर वे अपना काम करते हैं और कुदरत की गोद में बैठकर एक ऐसी जगह ललित कला द्वारा बनाई गई रीजनल सेंटर गढ़ी, जो एशिया में नंबर 1 आर्ट स्टूडियो कहलाता है, आज वहीं पे रहकर वे अपना कार्य कर रहे हैं। उमेश दत्त शर्मा जी फाइलों का इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि जो 100 साल हमारी पुरानी टेक्निक थी वो आज भी वो अपने हाथों द्वारा बनाते हैं। उनका ज़्यादातर कार्य मैनुअल ही होता है और वह बनाने से पहले वो भली भांति उसके स्केच व ड्राइंग व पेंटिंग तैयार करते हैं, फिर उसको अपने मीडियम के हिसाब से उसको तराशने का काम करते हैं, या फिर उसको वैक्सिंग करना हो, मेटल में करना हो, जहाँ अलग अलग प्रोसेस रहते हैं, वो उन्हीं प्रोसेसों से गुजरते हुए अपने अनुभवों और एक्सपीरियंस से वो ब्रांज का हो या फिर अन्य किसी धातु का, वे सबको भली भांति करने का प्रयत्न करते हैं। मूर्ति शिल्प पत्थर का हो या फिर अन्य धातु या मटेरियल का हो, उसको सर्वप्रथम ड्राइंग उसका खाका तैयार किया जाता है, फिर उसको उसके माध्यम के हिसाब से असेंबल किया जाता है, जैसे इन मूर्ति शिल्पों में दिखाई दे रहा है। आज संतराश उमेश दत्त शर्मा जी अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन बिता रहे हैं दिल्ली में। आज वे अपने परिवार के साथ ही बाकी का समय बिताते हैं, कुछ समय अपने बच्चों के साथ और कुछ माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, सभी के साथ वे
एक साथ रहने का प्रयत्न करते हैं। उमेश दत्त शर्मा जी, अब तक आपने कहाँ कहाँ नेशनल, स्टेट और इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रदर्शनियाँ होती हैं आपने कहाँ कहाँ की और किन किन जगहों पे की, जरा संक्षेप में बताइए। कॉलेज टाइम में हम लोगों को ग्रुप शोज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। और मुझे याद है गैलरी हुआ करती थी उस समय, आर्ट एंड सोल, तो उनके जो क्यूरेटर थे मिस्टर अशोक बत्रा जी, तो वो बच्चों को लेके और यंग कॉलेज स्टूडेंट्स को लेके काफ़ी वो रहते थे, उनके पास प्लान थे, तो बच्चों को बड़ा मोटिवेट करते थे। तो सबसे पहला मेरा ग्रुप शो हम लोगों का वहीं हुआ, जिसमें कॉलेज ऑफ आर्ट जामिया के सारे स्टूडेंट्स थे, और ग्रुप शोज़ में काफ़ी पार्टिसिपेशन होता रहा। और कोई एग्जीबिशंस होती हैं, गवर्नमेंट की एग्जीबिशन होती है, ललित कला अकेडमी का है, तो उसमें पार्टिसिपेशन रहा, नेशनल में पार्टिसिपेशन रहा, और आईफेक्स हो गया, साहित्य कला परिषद हो गया, ललित कला की एनुअल एग्जीबिशंस हो गई, या साहित्य कला की एनुअल एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेशन रहा, और उसमें फिर कई कई जगह कुछ अवार्ड भी मिले, फेलोशिप्स भी मिली, ये तो इस तरह से हमारा रहा। उमेश दत्त शर्मा जी, अब तक आपको कहाँ कहाँ अवार्ड व स्कॉलरशिप या फेलोशिप कहाँ कहाँ से मिले और किन स्थितियों में आपने उसको करते रहे, जरा संक्षेप में बताइए। मुझे जो सबसे पहला अवार्ड मिला था 96 में, जब मैं 4th ईयर BFA में था, तो मुझे महात्मा गांधी एग्जीबिशन, महात्मा गांधी की एक 125वीं वर्षगांठ पे एक एग्जीबिशन थी यूपी गवर्नमेंट की, तो उसमें मेरे को फिर मैंने जिस कंडीशंस में काम किया, लास्ट डेट भी निकल गई है, मुझे थोड़ा फिर बाद में मैंने काम भेजा, तो लास्ट डेट एक्सटेंड भी हुई, तो बट मुझे वहाँ अवार्ड मिला। तो वहाँ सबसे पहले मैंने कास्टिंग में सबसे पहला काम वहाँ किया, तो और गन मेटल में मैंने काम किया था, तो वहाँ सबसे पहला अवार्ड मुझे वहाँ मिला। फिर मुझे आईफेक्स में 2006 में वुड में अवार्ड मिला, और सीनियर फेलोशिप मुझे अभी 2019-20 में सीनियर फेलोशिप अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ अभी चल रहा है आपका, अभी मेरा उसमें काम चल रहा है। आप लगातार काम करते हैं, उससे बातचीत भी होती है। तो आप उमेश दत्त शर्मा जी, जब ये पैसे मिलते हैं या जो सरकार हमें स्कॉलरशिप फेलोशिप, क्या इससे पूरा आपको संतुष्टि मिलती है, या ये बढ़ना चाहिए, या कुछ इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, आपको क्या लगता है? हाँ, इसलिए पैसा तो बहुत कम पड़ता है आर्टिस्ट के, जैसे आजकल मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, और आर्टिस्ट की अपनी मेहनत है, और जो उसके अपने एफर्ट्स होते हैं, तो पैसा तो बहुत कम पड़ता है। तो हम लोगों को उसमें उसी बजट में मैनेज करना होता है कि भाई अब जो फिक्स पैसा हमें मिल रहा है, इसमें हम मैक्सिमम अच्छा क्या कर सकते हैं, यही बस रहता है। भारत सरकार को इसको पैसा और बढ़ाना चाहिए कि बहुत पिछले 15-20 साल से मैं देख रहा हूँ, ये जितना था उतना ये 20,000 ही मिल रहा है सीनियर फेलोशिप का। सीनियर फेलोशिप, अगर सीनियर कलाकारों को ये रकम थोड़ी बढ़ाई जाए तो और बेहतर काम कलाकार कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें तो आप, अगर मैं सपोज़ कोई बड़ा स्कल्पचर असेंबल या मेटल का, जैसे मेरा प्लान था इस फेलोशिप में, बट वो इतना पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि वो मटेरियल और मेटल कॉस्ट इतनी है कि आप बहुत छोटे छोटे काम करोगे तो वो हमारा काम का आइडिया ऐसा होता है कि थोड़ा बड़ा काम ही जाता है, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो हम सोच नहीं सकते, तो हमें फिर ऑप्शन दूसरे ढूंढने पड़ते हैं, वुड में या फिर फाइबर ग्लास में, तो लिमिटेशंस है हमारे सामने। उमेश दत्त जी, अब तक आपके किन किन गैलरियों में काम लिया, या किन म्यूजियम में, संग्रहालय में, या प्राइवेट कलेक्शन कहाँ कहाँ है आपकी? मेरे काम का कलेक्शन है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट है, नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, प्राइवेट कलेक्टर्स भी हैं, दिल्ली में हैं, दिल्ली से बाहर भी हैं, और इस तरह से काम कलेक्शन में जाता है। बट खुशी होती है कि लोग काम थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हैं, थोड़ा सा हमारा भी हौसला बढ़ता है, बस हम चाहेंगे कि हमारा काम बस लोगों तक पहुँचे और हमारी बात लोगों तक पहुँचे। अब तक आपने कहाँ कहाँ वर्कशॉपें की, या कैंप, या सिंपोजियम, या फिर ऐसे जो आप डेमो के लिए जाते हैं, या छोटी मोटी वर्कशॉपें होती हैं, जरा संक्षेप में बताइए। हाँ, वर्कशॉप्स की हैं, दिल्ली गवर्नमेंट की काफ़ी वर्कशॉप्स की हैं हमने,
बच्चों के साथ वर्कशॉप्स की हैं। तिहाड़ जेल दिल्ली में है और उसमें कैदियों के साथ हमारी वर्कशॉप रही। वो मेरे साथ ही आपने हाँ, आप भी थे उसमें। और कई सारे कैंपों में हम एक साथ रहे। जी जी, जैसे ललित कला अकेडमी के कैंप्स हुए हैं और नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर के कैंप्स में हम रहे हैं। तो उसमें थोड़ा मौका मिलता है कि उसमें हमें मीडियम लिमिटेशन साइज़ का नहीं होता है, हमें एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है। तो एक थोड़ा अच्छा लगता है कैंप में जाके कि गेट टुगेदर होता है, मिलने को मिलता है, जी लोगों का हाँ। काम देखने को मिलता है और एक एक्सपेरिमेंट काम करने का हाँ मौका जी, मिलता है। दूसरे आर्टिस्टों से बात होती है, उनसे मिलने का मौका मिलता है। उमेश दास शर्मा जी, आप ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में काफ़ी अरसे से आप जहां जुड़े हुए हैं और काम भी करते रहे हैं, और इसमें कैसा माहौल है जो नए कलाकार हैं जो आना चाहते हैं तो उनके लिए जहां क्या क्या सुविधाएं हैं जिससे वो अपना बेहतर काम कर सके? आप अपने अनुभव के हिसाब से बताइए, आपका कैसा यहाँ रहा और कैसा चल रहा है? अभी भी आप यहीं पे काम कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो ललित कला अकेडमी जो है, मेरे ख्याल से जितना मुझे जानकारी है और मेरे दोस्तों से पता लगता है जो विदेशों में भी जा चुके हैं, कि पूरे विश्व में इतने बड़े क्षेत्र में कहीं स्टूडियो नहीं बने हुए हैं, ये सिर्फ भारत में बने हुए हैं। एशिया का नंबर 1 एशिया में सबसे बड़ा बल्कि सेंटर है। मेरे फ्रेंड हैं जो बाहर भी, तो उन्होंने ये बताया। तो यहाँ पर अनुभव तो मेरा अच्छा ही रहा और शांत माहौल है और जिसको काम करना है उसके लिए ये क्षेत्र बहुत ही अच्छा है। मतलब अपना आप शांति से काम कर सकते हो, कोई डिस्टर्बेंस ऐसे अननेसेसरी नहीं है किसी की। तो आपको बस आपके पास आपका कंसेप्ट होना चाहिए। आपके पास अगर यहाँ स्पेस मिलता है तो आप समझिए बड़े भाग्यशाली। इसमें मैं ये कहूँगा कि आप यहाँ अपना काम कीजिए और कोई ऐसी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स सब में रहती है, लेकिन ऐसी कोई माइनर इश्यूज होते हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। बस आप अपना काम करना चाहते हैं तो आपके लिए ये जहाँ कैसे रिलेशन रहे आपके, और जहाँ जो नए लोग आते हैं जहाँ उनको जहाँ काम करने के लिए कैसा अनुभव आपका रहा, जरा थोड़ा वो भी शेयर करें। जी, मैं यहाँ पर 2003 के आसपास टेम्परेरी एडमिशन लिया था। तो काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट यहाँ काम करते थे, तो हम भी देखते थे कि भाई हम भी नए आए तो हम भी उसी हिसाब से उनसे मिलते थे। तो एक अच्छा था कि चलो एक अच्छा मौका मिल रहा है यहाँ पर। काफ़ी उसमें पर नीट सर होते थे, जामिया के एचओडी थे, भूषण सर होते थे, हिम्मत शाह जी थे, शंकु चौधरी जी थे, और भी काफ़ी आर्टिस्ट थे यहाँ पर काम करते रहे। तो हमें उन्हें देखने वाला मौका मिला। तो उसके बाद अब जैसे इतने साल हमें यहाँ काम करते हुए हो गए, तो हम देखते हैं नए नए स्टूडेंट्स आते हैं, उनसे भी हमें सीखने को मिलता है। वो लोग हमसे आगे मिलते हैं, तो हमें अपना टाइम भी याद आता है कि हाँ भाई ऐसे माहौल में हम भी निकले हैं, हम भी गुजरे हैं। तो अच्छा लगता है नए लोग आते रहे, आज हमें कल और लोग आएंगे यहाँ पर। तो अच्छा, सबको मौका मिलना चाहिए और ताकि सब लोग अपनी ग्रोथ कर सकें। सबको थोड़ा, क्योंकि सबको काम करने के लिए जगह चाहिए, तो उससे अच्छी जगह मुझे नहीं लगता ऐसी कोई जगह हो सकती है। दोस्तों, आप जब भी कभी दिल्ली में आए, जहाँ दिल्ली के आसपास आए हों, तो दिल्ली में ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में ज़रूर आए। उमेश जी यहीं पे काम करते हैं और ये बहुत ही बढ़िया काम है इनका, और सीनियर कलाकार हैं। काफ़ी अरसे से मैं भी देख रहा हूँ इनको, मेरे साथ ही काम करते थे एक स्टूडियो में। हम लोग 15-20 साल देखते देखते हो गया, और मैक्सिमम एग्जीबिशन हों या वर्कशॉपें हों या कैंप हों, तो हम शेयर करते रहे और बातचीत भी करते रहे। दोस्तों, आपको जब भी कभी मौका मिले तो आप ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में जरूर आए। उमेश दत्त शर्मा जी, ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर जैसे सेंटरों को और कैसे बेहतर बनाया जाए, जहाँ इसमें क्या क्या सुविधाएं रही जो हम और इसको कम कर सकें, आपके क्या सुझाव हैं? मेरे ख्याल से मैं क्योंकि 2003 से यहाँ पर हूँ, अभी टेम्परेरी एडमिशन आए तो मैं बाद में काफ़ी टाइम से यहाँ पर हूँ। तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ बात अच्छाइयाँ होती हैं, तो कुछ उसमें कुछ कमियाँ भी बनी रहती हैं और उसके स्तर अलग अलग होते हैं और उनको फिर सॉर्ट आउट भी किया जा सकता है। क्योंकि अभी जैसे एकेडमी में मैं इतने साल से देख रहा हूँ, तो यहाँ पर जैसे कुछ स्पेस का इशू भी कई आर्टिस्टों का रहता है। तो कुछ यहाँ पर जैसे एकेडमी के ऐसे सेंटर और बढ़ाए जाएँ अदर स्टेट्स में, या उनका कोई एक जोन वाइज, जैसे एक जोन में 4 स्टेट कर दो जहाँ ऐसे बड़े स्टूडियोज़ बने,
क्योंकि जो आर्टिस्ट दूर से आते हैं बेचारे, ट्रैवल करते हैं, रेंट पे रहते हैं, तो उनके लिए बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, बड़ी मुश्किलें होती हैं, क्योंकि फ्रीलांसर्स होते हैं ज़्यादातर, तो रेंट पे रहना है, काम भी करना है और मुश्किलें फेस करते हैं। अगर उनके घर के नियर बाई कुछ सेंटर्स हो जाएंगे तो शायद उनको ज़्यादा अच्छा, वो एक अच्छा मुकाम मिल पाएगा। और यहाँ पर जैसे कास्टिंग का जो काम है काफ़ी टाइम से बंद है, अगर वो फिर से चालू हो जाए, शुरू हो जाए, तो आर्टिस्टों को थोड़ा बाहर इतना डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। आर्टिस्ट लोग मिलके भी आपस में कास्टिंग का काम कर सकते हैं, जिससे उनका थोड़ा पहले करते थे जैसे जैसे पहले अभी होता तो था। बहुत सारी टेक्निक भी नहीं आ रही है, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। अब तो काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो कास्टिंग को थोड़ा पॉल्यूशन वाला काम भी थोड़ा सा इतना इशू नहीं रहेगा, ताकि उस पर क्षेत्र में काम किया जाए। जो अभी यहाँ के अभी जो सर चेयरमैन सर है नागदास जी, तो वो भी खुद आर्टिस्ट हैं, तो इन समस्या को से वो भी वाकिफ़ हैं। तो अगर थोड़ा वो आर्टिस्ट से मिलके उनके सजेशन लिए जाएँ, थोड़ा हर डिपार्टमेंट के आर्टिस्ट से कंसर्न किया जाए, ग्राफिक हो या पेंटिंग हो या सेरेमिक हो, तो जो भी है यहाँ पर उनसे कंसर्न करके सब आर्टिस्टों से थोड़ा सा, अगर थोड़ा थोड़ा उनसे भी बात करके उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए तो अच्छा होगा, और इससे एकेडमी की ग्रोथ है। और ये एक मैसेज बाहर के लिए भी जाएगा कि हमारे देश में आर्ट का इतना अच्छा माहौल बनेगा कि, बट ये कि सेंटर्स जरूर बढ़ाए जाएँ इसके, अगर हो सके, क्योंकि अभी सेंटर इतने नहीं है, जितने आर्टिस्ट बढ़ रहे हैं, लोग एडमिशन ज़्यादा ले रहे हैं फाइन आर्ट्स में, तो उनको भी एक मौका चाहिए होता है कि काम करने की जगह मिले। और अगर एकेडमी के द्वारा ऐसा कोई काम होता है या बात होती है तो हम इसका समर्थन करेंगे, और हम भी इसके एकेडमी के साथ रहेंगे, और हम तो यही चाहेंगे कि ये चीज़ आगे बढ़े। हाल ही में हमारे नए चेयरमैन आए हैं नागदास जी, आपने बहुत बढ़िया बोला कि कलाकार भी हैं और वो काफ़ी इन चीज़ों पे ध्यान भी दे रहे हैं, वो करने का प्रयास भी कर रहे हैं, कंटिन्यू प्रोग्राम भी करवा रहे हैं। ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर में भी कुछ प्रोग्राम बढ़ाने चाहिए, आपके क्या सुझाव है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इससे मेरे हिसाब से कि काम करने की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, साथ में आर्टिस्ट को थोड़ा पढ़ना लिखना, कुछ शोज़ हैं, कोई भी स्लाइड शो हैं, दूसरे आर्टिस्ट से इंटरेक्शन है कि वो आर्टिस्ट काम के बारे में क्या सोचता है या किस मीडियम में काम कर रहा है, किन कंडीशंस में उसने काम किया है। अब सपोज़ कोई नॉर्थ ईस्ट का आर्टिस्ट यहाँ की स्लाइड शो करता है, तो ऑब्वियसली हमें वहाँ का कल्चर पता लगेगा, वहाँ की चीज़ें पता लगेगी, वहाँ की अच्छाइयाँ, वहाँ की कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी हमें पता लगेंगी। और ये एक तरह से एक्सचेंज प्रोग्राम है कि वो उनके बारे में हमें पता लग रहा है, ऐसे ही हम वहाँ जाएँ, क्योंकि अगर सेंटर खुलेंगे तो हम लोग भी वहाँ जाकर अपने स्लाइड शो करेंगे, वो लोग आके यहाँ काम करेंगे या शोज़ करेंगे। तो थोड़ा सा गैलरी है, जैसे शोज़ थोड़े से यहाँ बीच बीच में होते रहें, वेदर कंडीशंस को देखते हुए कि गर्मी में लोग कम आते हैं, तो ऐसे पीक सीजन्स होते हैं जिसमें एकेडमी या आर्टिस्टों को गैलरी प्रोवाइड करे, जो भी एकेडमी अपने ऑलरेडी गैलरी है और होते भी हैं शो, अभी कुछ अरसे से थोड़े रुके हुए हैं, बस पहले चल रहे थे कंटिन्यू। उनको थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उमेश दत्त शर्मा जी, दृश्य कला के अतिरिक्त और ऐसी कौन सी कला है जो आपको प्रभावित करती है, जहाँ आपको अच्छी लगती है, जरा संक्षेप में बताइए। मेरे हिसाब से तो एक कलाकार जो होता है वो किसी भी क्षेत्र में हो, स्कल्पटर हो या पेंटर हो या और भी किसी फील्ड का हो, तो उसके अंदर कई तरह के कलाकार छुपे होते हैं, तभी उसकी कोई भी मूर्ति या पेंटिंग एक अच्छे फॉर्म में निकलती है। क्योंकि हम लोग भी जब अपने लिए काम करते हैं तो उसकी अपनी एक स्क्रिप्ट बनाते हैं कि एक अपनी नरेशन होता है, एक स्टोरी होती है, फिर हमारा 3D आता है उसी तरह से। तो उसके अलावा जैसे मुझे पोइट्री बड़ी अच्छी लगती है, थोड़ा लिखना कभी मौका लगता है तो आप लिखते भी हैं, हाँ, करते रहते हैं, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ। और उसके अलावा थिएटर भी मुझे पसंद रहा काफ़ी, तो मैं पहले सोचता था कि बीच में कहीं थोड़ा सा किया जाए, तो वो सब हो नहीं पाया। लेकिन ये कि मैं बीच बीच में कभी प्लेज होते हैं अच्छे मंडी हाउस में, तो प्लेज देखने चले जाता हूँ। और मैं भी जब कॉलेज में अभी बीच में कॉलेज मार्ट में और जामिया में पढ़ा रहा था, तो मैं बच्चों को भी थोड़ा सा यही बोलता था कि अपने काम के अलावा भी ना कई चीज़ें पढ़ने की आदत डालिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी हो, साइंस का से रिलेटेड हो, लिटरेचर हो या कोई सिनेमा से रिलेटेड आपकी कोई वो हो, तो आप पढ़िए। और मतलब अपनी फील्ड के अलावा वो बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके आइडिया जनरेट होते हैं और आपको नई डायमेंशन मिलती है काम में, और आपको पता लगता है कि, क्योंकि मेरे साथ तो मेरा निजी अनुभव यही रहा है कि मैंने कई अच्छी फिल्मों से भी मेरे को स्कल्पचर के आइडियाज़ आए हैं। तो मेरा निजी तौर रूप से तो यही रहा है कि आर्टिस्ट उसके अलावा भी कई चीज़ें थोड़ा पढ़नी और लिखनी चाहिए, लोगों से
उस हिसाब से लोगों के कैसे मिलना भी चाहिए। वो आपके काम में हेल्प भी करता है, नुकसान आपको बिल्कुल नहीं करेगा। तो आप उसमें से पॉजिटिव चीज़ें निकालिए और आप वो भी एक आर्ट फॉर्म्स हैं, प्ले हो गया या पोइट्री हो गया, लिटरेचर कोई भी है, या साइंस की से रिलेटेड कुछ है, तो वो भी एक आर्ट फॉर्म है। तो आप उसमें से भी कुछ सीखिए, निकालिए और आगे चलिए। उमेश दत्त शर्मा जी, आप काफ़ी अरसे से फ्रीलांस काम कर रहे हैं और फ्रीलांस कार्य करना बहुत ही जटिल काम है। और आप किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। आप जॉब भी किए, कई बार आपने कई संस्थाओं के साथ काम भी करते हैं और कई सारे कमर्शियल काम भी किए। मेरे साथ भी आप करते थे, प्रतिविधान के आप लोग एक टाइम पे ठेक लेते थे, वहाँ भी काम करते थे, है ना। तो मैं भी फ्रीलांसर हूँ, आप भी फ्रीलांसर हैं। तो आपके क्या अनुभव रहे और क्या उतार चढ़ाव आए, इनमें जरा संक्षेप में बताइए। फ्रीलांस में अपनी अपनी अच्छाइयाँ तो कठिनाइयाँ भी हैं कि कभी काम होता है, कई बार काम नहीं होता है, लेकिन कि लोगों से आप जुड़ते रहिए, मिलते रहिए। जो मैंने अभी कहा ना कि अपनी फील्ड के अलावा भी हमारे पास ऐसा होता है। तो कठिनाइयाँ हैं, फ्रीलांस काम में इतना आसान नहीं है। सरकारी काम भी होते हैं और गैर सरकारी भी होते हैं। तो हमारा कोशिश ये रहती है, क्योंकि हम आर्टिस्ट लोग जो फ्रीलांस काम करते हैं उसका स्तर यही रहता है कि क्योंकि सरकार में अपने क्राइटेरियाज होते हैं जो भारत से रहती हैं, उसमें बंदिशें हैं। तो हम कलाकारों को थोड़ा वहाँ कठिनाइयाँ रहती हैं, उनके पेपर्स वर्क हम कई बार नहीं पूरे कर पाते, तो हमें काम नहीं मिल पाते हैं। पर कोशिश हमारी ये लगे हुए हैं कि जो उनके कंप्लाइंसेस हम पूरे कर पाए हैं। क्योंकि हम टीचिंग जॉब मैं शुरू में किया करता था, तो लेकिन बाद में मैं काफ़ी टाइम से फ्रीलांस काम ही कर रहा हूँ। तो उसी में हम लोग सर्वाइव करते हैं, कोशिश करते हैं कि साथ साथ में दोनों को बैलेंस करें, अपने काम को भी और फ्रीलांस काम को भी। यही हमारे पास एक तरीका है कि उसको तालमेल हम बनाए रखें। युवा पीढ़ी है जो, उसको क्या करना चाहिए? फ्रीलांस काम करना चाहिए, जॉब करना चाहिए? आपके क्या सुझाव है? हाँ, युवा पीढ़ी के लिए ये है कि सबके अपने अपने स्वभाव होते हैं कि वो किस तरह के काम में ज़्यादा उसकी अपनी पावर क्या है, उसकी क्षमता क्या है। उसे लगता है कि जॉब में वो सेटिस्फाई है और वो अपना काम ऐसे कर सकता है, तो अपना जॉब करे अगर लगता है। क्योंकि जॉब की अपनी भी परेशानियां हैं आर्टिस्ट के तौर पे, होती है। हाँ, कहीं कैंप में अगर आपको जाना है तो आपको छुट्टी का इशू आता है और चीज़ें होती हैं। तो ये कि सब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से उसको टैकल करना चाहते हैं आप, क्योंकि काम आपको करना है, जॉब आपको करनी है। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि ये कला काम करना ही अपने आप में आर्टिस्ट की चैलेंज है, इतना आसान नहीं है। और क्योंकि इतने महंगे दौर में इतना आसान नहीं है। तो कलाकार को लगेगा कि मेरा तो निजी अनुभव है कि आप मैदान में डटे रहिए, जितना मत हो, आपको घबराना नहीं है। आप उस हिसाब से अपने आप को मजबूत बना के रखिए, बस मेरा तो एक ही संदेश है, काम करते रहिए बस। उमेश दत्त शर्मा जी, एक आखिरी सवाल कि जो हमारे कलाकार दूर दराज इलाकों में बैठे हैं, जहाँ इसको देख रहे हैं या सुन पा रहे हैं, उनको आप क्या अपने कला के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा संदेश तो ये है कि जो भी आर्टिस्ट हैं, जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, हमें जानते हैं नहीं जानते हैं, तो क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया की ताकत तो बहुत ज़्यादा हो गई है और इससे आप अपनी बात को बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं कुछ सेकंडों में। तो मेरा सबसे यही गुजारिश है, मैं आर्टिस्टों में वो कमी देखता हूँ कि आप जो भी काम करें, अपने नए नए काम करें और सोशल मीडिया के थ्रू अपने एक दूसरे को शेयर करें, टैग करें और एक दूसरे के काम के बारे में कमेंट जरूर दें। और सिर्फ ये नहीं कि वेरी गुड या वो, इसमें नॉर्मली ऐसे देखता हूँ। तो थोड़ा कमेंट्स थोड़े से ना, चाहे अगर नेगेटिव भी है तो थोड़ा सा आर्टिस्ट को थोड़ा पुश करने के लिए थोड़ा पॉजिटिव वे में आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। और जो अच्छे जो हमारे सोसाइटी में काम हो रहे हैं या विदेश में भी बहुत अच्छे स्कल्पटर काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, उन कामों को शेयर करें। तो आर्टिस्ट लोग उन्हें थोड़ा कम शेयर करते हैं। मैं देखता हूँ कि बाकी चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन ना क्रिएटिव पोस्टर शेयर करें, सोशल इश्यूज़ पे हों या कहते हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ भी कोई अच्छे लगते हैं कि तो लगते हैं कि जो समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, तो ऐसी पोस्टर को बढ़ाएं, उनके लाइक्स, एक दूसरे को सपोर्ट करें, लाइक्स बढ़ाएं। लाइक्स का इन द सेंस ये नहीं कि हम लोग कि हमें कोई लाइक्स के लिए जाना है, बट एक दूसरे को थोड़ा सा आप अपनी प्रेजेंस दिखाएं कि आप उस पोस्ट से कंसर्न करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरी कहने। तो मैं अभी यही कमी देखता हूँ कि आर्टिस्ट लोग ना सोशल मीडिया का उपयोग करें अपने काम को बढ़ाने में, दूसरे काम को बढ़ाने में,
बाहर कोई अच्छा स्कल्पचर आपने देखा है तो उसको शेयर कीजिए, लोगों के साथ कीजिए, ज्ञान बढ़ाइए हाँ, आपका। ज्ञान बढ़ाइए। वो अच्छा मीडियम हो सकता है, अच्छा काम हो सकता है, अच्छा आर्टिस्ट का कोई इंटरव्यू हो, स्लाइड्स हो, कुछ हो, तो कोई भी अच्छी आर्ट मूवी है तो वो जरूर शेयर कीजिए और लोगों में थोड़ा एक्सचेंज बढ़ाइए। वो मैं बहुत कम ही देखता हूँ, आर्टिस्ट नॉर्मली कम शेयर करते हैं। अच्छी पोस्टों को बढ़ाइए, उनको जो जो थोड़ा लोगों में फैलाइए, लोगों को लगे कि आर्ट की वैल्यू क्या है। मेरा तो यही मानना है। धन्यवाद उमेश दत्त शर्मा जी, दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आप आए, आपके बारे में जाना, आपकी कला के बारे में जाना और कला पे काफ़ी सारी चर्चा हुई और कुछ सुझाव भी आपने दिए और धन्यवाद आपका। जी बहुत अच्छा। दोस्तों ये थे हमारे साथ उमेश दत्त शर्मा जी दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में। दोस्तों अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नई जगह नए कलाकार के साथ। तब तक देवीदास खत्री को दी जा। जय हिंद, वंदे मातरम।